हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 धारा 81 की तरफ बढ़ते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे और लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। आप बियर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे, साथ ही आपके पास पेन और पेपर भी ज़रूर होगा। और इसके पहले आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी सेक्शन 80 तक आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सेक्शन 1 टू सेक्शन 80 को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं और बियर एक्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और लॉ से रिलेटेड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बियर एक्ट पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और बियर एक्ट आपको पता है अपने आप में एक आसान लैंग्वेज में तो नहीं लिखा हुआ है, उसे इंटरप्रेट करके समझना ज़रूरी है। तो मैंने बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से ये कोशिश आपके लिए की है कि मैं आसान भाषा में आपको बियर एक्ट समझा पाऊँ। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस के माध्यम से आप सारे सेक्शंस को डिटेल में समझ सकते हैं और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री में तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बियर एक्ट के सेक्शन से ही पूछते हैं और मेंस में उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपके इन दोनों काम के लिए मेरे वीडियोस ज़रूर हेल्पफुल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज हम धारा 81 की तरफ। धारा 81 के अनुसार कोई बात जो अपहानिकारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई है तो वह इस कारण अपराध नहीं कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित करना संभाव्य है। सिंपल सी इतनी ही बात है धारा 81 में। बियर एक्ट के लैंग्वेज में हम समझते हैं, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के लिए किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई है। इस धारा के अंतर्गत किसी बड़ी अपहानि को निवारित करने हेतु किसी छोटी अपहानि को जानबूझकर कारित करने को क्षम्य बनाती है। जैसे आग को फैलने से बचाने के लिए मकानों को गिराना इस धारा के तहत क्षम्य है। स्पष्टीकरण से समझते हैं, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमति या माफ़ी योग्य था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आग लगी हुई है और किसी मकान किसी आसपास की एक सोसाइटी में एक फ्लैट में भीषण आग लग गई है और आग इतनी तेज़ है कि वो आसपास के बाकी मकानों को भी जलाकर खाक कर देगी। तो बाकी मकानों को बचाने के लिए उस आग लगे मकान को तोड़ देना ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि बाकी मकान जलने से बच जाए। दृष्टांत क यह बताता है कि क जो एक जलयान का कप्तान है, अचानक अपने किसी उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है
यदि उसके जलयान का मार्ग नहीं बदला जाता तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव ख को अनिवार्यतः टकराकर डुबा देगा, और यह कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव ग को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि नाव ग को डुबाने के आशय के बिना और नाव ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि नाव ग को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि यदि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय ऐसा था कि जिससे नाव ग को डुबाने की जोखिम उठाना काफ़ी माफ़ी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। जैसे 2 डूबते हुए व्यक्ति एक तख्ते को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनमें से एक दूसरे को धक्का देता है जिससे दूसरे की डूबने से मृत्यु हो जाती है। इस समस्या में 3 निष्कर्ष संभव है। यदि कर्ता ऐसे व्यक्ति को धक्का देता है जो पहले से ही तख्ते पर था, तो वह उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कर्ता तख्ते पर है और वह उस व्यक्ति को धक्का देता है जो उसे धक्का देकर तख्ते से हटाना चाहता है, तो वह उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने बचाव में कार्य किया है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि यदि दोनों एक ही समय पर तख्ते पर पहुंचते हैं तथा उनमें से एक दूसरे को एक की तरफ ढकेल देता है, तो वह दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने उससे ऐसे अवसर को छोड़ दिया ताकि वह दूसरा तख्ता ढूंढ सके। धारा 81 में एक जो भी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे आत्मरक्षा का सिद्धांत कैसे आया, तो ज़रूरत के हिसाब से आया, है ना। ज़रूरत थी मकान को गिराने की, नहीं तो वो जली मकान आसपास के मकानों को जला देती। ज़रूरत थी जलयान को उस तरफ अपना रुख मोड़ने की जहाँ बड़े नाव के यात्रियों को संकट से बचाया जा सके। ज़रूरत थी उस व्यक्ति को तख्ते पर से डुबा देने की जिससे वह स्वयं को बचा सके, और इस संदर्भ में बचा सके कि वह स्वयं पहले से तख्ते पर है और दूसरा व्यक्ति उसे डुबा रहा था, तो दूसरे व्यक्ति को डुबाकर स्वयं को बचा लेना, यह ज़रूरत थी। तो यहाँ पे एक ज़रूरत का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ नेसेसिटी का 81 बात कर रहा है। धारा 81 सेक्शन 81 थ्योरी ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत पर बल दे रहा है। कुछ अन्य प्रणालियों में आवश्यकता की प्रतिरक्षा एक विवादग्रस्त विषय है। यह एक सामान्य उक्ति है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, जहाँ विधि के शब्दों का गुरुतर असुविधाओं के कारण या आवश्यकता बस बाध्यता द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है। जब कभी ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी आवश्यकता किसी व्यक्ति का अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करती है, वह उसे करने में न्यायोचित होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपराधिक आशय या इच्छा के बिना किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।
अतः आवश्यकता से संबंधित विधि उन चीज़ों से मुक्ति दिलाती है जिसका अन्य रूप में किया जाना वैध नहीं है। धारा 81 में जो आत्मरक्षा का सिद्धांत है, यह अपने जीवन की रक्षा करते समय एक निर्दोष व्यक्ति को कारित नुकसान किस सीमा तक आवश्यकता के सिद्धांत को न्यायोचित ठहराता है, इस बात पर बल देता है। आत्मरक्षा का सिद्धांत यहाँ पे जो है धारा 81 के अंतर्गत, वह इस बात पर बल देता है कि अपने जीवन की रक्षा करते समय एक निर्दोष व्यक्ति को कारित नुकसान किस सीमा तक आवश्यकता के सिद्धांत को सेटिस्फाइड करता है। किस सीमा तक? मकान गिराए बिना कोई चारा नहीं था क्योंकि आसपास का मकान जल जाता। जलयान को दूसरे रुख में मोड़े बिना कोई चारा नहीं था क्योंकि एक बड़े नाव पे बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान हो जाता। हाँ, रुख मोड़ने पे छोटे नाव को छोटी मात्रा में नुकसान हुआ, लेकिन बड़े नुकसान को बचाया जा सका। तो ये आत्मरक्षा का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किस सीमा तक आवश्यकता थी। उम्मीद है आप धारा 81 अच्छे से समझ पाए होंगे। धारा 81 सिंपल ये बताता है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना एक सामान्य दायित्व है, किंतु इसको बलिवेदी पर चढ़ाना स्पष्टतः सबसे बड़ा दायित्व है। और युद्ध ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। इसमें व्यक्ति का दायित्व जीवित रहना नहीं बल्कि मरना है।